सो नाउ वी आर बैक इन द थर्ड पार्ट। आई होप दैट आपने पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखा होगा। वीडियो लेक्चर सीरीज आगे बढ़ रही है। ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप जरूर डाउनलोड करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी आगे बढ़ रही है। अब जैसे कि मैंने कहा कि सत्याग्रह की शुरुआत होती है और गांधी जी की लाइफ में 3 मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंपारण एपिसोड की शुरुआत करते हैं। 1916 के अंदर, दिसंबर 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट पास होता है। फाइनली दिसंबर के बाद गांधी जी जनवरी के अंदर लगभग चंपारण में पहुंचते हैं और चंपारण के अंदर ये कहानी को समझते हैं। असल में चंपारण बिहार की एक छोटी सी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट है। मोतिहारी गांव उसके अंदर पड़ता है और आज मोतिहारी गांव बहुत ही खराब हालत में है। गांधी जी ने सबसे पहला अपना सत्याग्रह वहाँ चलाया था। डेवलपमेंट के नाम पे उस लेवल पे चीज़ें नहीं है। क्लास 12th की इंग्लिश के चैप्टर के अंदर इसमें बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी बताई हुई है। अगर आपको इस मेन चीज़ को समझना है तो आप स्टोरी 12th क्लास की ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। दोस्तों, असल में इसकी मेन कहानी क्या थी? इन द चंपारण पीजेंट वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो 1/3 ऑफ देयर कल्टिवेटेड लैंड and they were paid less. The value given to the yield was less. The wage paid to the laborers were extremely low and entirely inadequate. कहने का सिंपल सा मतलब, किसान किसी भी उपज को, किसी भी चीज़ को उगाने से डरता नहीं है हमारे भारत का किसान। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसानों को जब कहा गया कि आपको अपने 1/3 ज़मीन के ऊपर इंडिगो की खेती उगानी है, तो वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। इंडिगो एक ऐसी खेती है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि फसल उग जाती है लेकिन ज़मीनें खराब हो जाती है कुछ साल के बाद, और वहाँ पे आप कुछ और नई चीज़ नहीं उगा सकते। तो यहाँ सबसे बड़ा लॉस था। जितना फसल लगाया जा रहा है उतनी भी वैल्यू नहीं मिल रही और ज़मीन भी खराब हो रही है। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। अब किसान तो जाएंगे नहीं अंग्रेजों से लड़ने के लिए। किसान को भैया अपनी किसानी करनी है, बेबी बच्चे पालने हैं, अपना समाज, अपना घर देखना है। लेकिन यहाँ पे एक लीडर की ज़रूरत थी और गांधी जी वॉज वन ऑफ दैम पर्सन। जहाँ पर गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी कहते हैं कि सर जी आइए हमारे गांव, कभी आइए हमारे बिहार और देखिए कि बेचारे कितनी खराब स्थिति में बिहार में किसान रह रहे हैं। गांधी जी आते हैं, जायजा करते हैं और चंपारण एपिसोड 1917 में यहीं से शुरू होता है। गांधी चंपारण पहुंचते हैं, किसानों से रिक्वेस्ट करते हैं सत्याग्रह करेंगे और अंग्रेजों की बैंड बजा देंगे। पॉपुलर सपोर्ट वहां पे मिलता है लोगों का, लेकिन ब्रिटिशर्स इस चीज से डर जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया यहाँ पर आपको धमकी दी जा रही है, ऑफ कोर्स आप ऐसे कैसे घूम सकते हो। तो ऑफ कोर्स गांधी जी तो एक लॉयर है, डरेंगे क्यों? पॉपुलर सपोर्ट मिला गांधी जी को और ऑफ कोर्स यहाँ पे कहानी बनती है कि यहाँ पे पूरी तरीके से उनको कहा जाता है कि आप इंडिगो नहीं उगाएंगे। इंडिगो ना उगाने का कारण सिंपल सा यही है कि जितना आपको फसल मिल रहा है उस वैल्यू के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप इसका विरोध कर सकते हैं। तो पॉपुलर सपोर्ट मिला उनको और कुछ समय के बाद जितनी फसलें उनकी खराब हुई थी, जितनी ज़मीनें उनकी खराब हुई थी, उसका पैसा सरकार के द्वारा वापस मिलता है। 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत होती है दोस्तों। खेड़ा बिहार का ही एक क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट है। 1918 में गांधी जी को वहां भी पता चला कि क्रॉप फेलियर हुआ है। क्रॉप फेलियर का मतलब होता है कि जितनी फसल उगनी चाहिए तो उतनी फसल नहीं उग रही है, और फसल ना उगने के बाद भी किसानों को टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है। और अगर किसानों को टैक्स देना पड़ा तो फिर बड़े बड़े जमींदारों से टैक्स लेंगे, पैसा लेंगे और फिर वो एक ट्रैप में फंस जाएंगे। वहां से जमींदार जो है वो उनसे ज्यादा पैसे वसूल रहा है, फिर यहाँ पे वो जमींदारों किसी मनी लैंडर से पैसा लेके अगर अंग्रेजों को दे रहे हैं तो वो लोग अपनी ही जेब 2 तरीके से टैक्स के रूप में भर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। सो दैट इज वाई यहाँ पे बोला गया कि जितनी क्रॉप आपकी पैदा होती है उतनी ही पैदा नहीं हो रही है, इवन उसका 25% भी पैदा नहीं हो रहा है। तो आप पूरी तरीके से लैंड रेवेन्यू में जो भी पैसा देना चाहिए सरकार को, आप उसे ना दीजिए। उसके लिए सरकार को मानना पड़ेगा कि यार जितना पैदा ही नहीं हो रहा तो उतना पैसा दे क्यों। सो दैट इज वाई गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा। सारे कल्टीवेटर्स को कहा कि आप लैंड रेवेन्यू पे मत करिए जब तक जितना फसल आपकी पैदा होनी चाहिए, अगर उतनी पैदा नहीं हो रही तो आप पैसा क्यों दोगे। क्रॉप फेलियर बोल लीजिए या उस तरीके से क्रॉप उग रही नहीं है, वो एक रीजन है। सो दैट इज वाई खेड़ा सत्याग्रह, क्रॉप फेलियर एक रीजन बोला जाता है। पीजेंट की डिमांड उस तरीके से पूरी नहीं हो रही थी तो टैक्स वो क्यों दे। तो गवर्नमेंट शुरुआती समय में मान नहीं रही थी, सत्याग्रह चलाया गया और उसके बाद फाइनली यहाँ पर किसान मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने इस चीज़ को डिमांड को पूरा करवाया और कहा कि भैया अगर आप टैक्स लेंगे तो किसान टैक्स देंगे कहाँ से, वो तो ट्रैप में फंस जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये सत्याग्रह की वजह से पूरी तरीके से काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद अहमदाबाद मूवमेंट शुरू होता है। अहमदाबाद मूवमेंट 1918 के अंदर यहाँ पे पूरी तरीके से लेबर के बीच में और ऑनर के बीच में एक तरीके से
कॉटन टेक्सटाइल में काम करने वाले मजदूरों की लड़ाई थी। मैंने अगेन कहा, मजदूर जो होता है वो कभी काम करने से नहीं डरता है, किसान कभी कोई भी फसल उगाने से नहीं डरता है। यहाँ पे मजदूर अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पे तो मिलना चाहिए ना भाई, ये तो बिल्कुल जायज़ बात है। तो आज से क्या, ये तो फ्रांस की क्रांति से ही जुड़ा हुआ है, तो रशिया की क्रांति से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम यही था कि कॉटन में काम करने वाले मिल वर्कर्स जो थे वो यही कह रहे थे कि भैया अगर आप ज़्यादा काम करवाते हो ज़्यादा पैसे तो दो, वैसे भी आप 10 से 12 घंटे तो वैसे ही काम करवाते हो और उससे ज़्यादा भी काम करवा रहे हो, तो फिर आप हमें कैसे क्या कहते हैं ये बोल सकते हो कि भैया पूरी तरीके से हमें क्या कहते हैं पैसे नहीं मिलेंगे। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे भी मिल वर्कर्स की डिमांड, डिस्प्यूट था मिल वर्कर्स ऑनर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में। ये कहा गया वर्कर्स ने कि आप हमारी 50% वेजेस बढ़ाइए क्योंकि आप हमसे उतना काम ले रहे हैं। द ऑनर रिएक्ट विद क्लोजिंग द मिल एंड गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द मिल वर्कर। उन्होंने कहा अगर आपको 50% पैसा बढ़ाना है तो इससे तो मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर दूँ या तो नए लेबर ले आओ। तो उसने कहा ये तो गलत है, आपने इतने सालों तक हमसे काम करवाया और अब आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज वाई यहाँ पे गांधी जी जब आए, क्योंकि 2 कामयाब प्लान तो कर चुके थे, एक चंपारण के अंदर और एक खेड़ा के अंदर, और इतना तगड़ा सपोर्ट गांधी जी को मिलना चालू हो गया, इसलिए उनके लिए जन समर्थन जुड़ता चला गया। फाइनली कहा गया कि ठीक है, आपसे अगर ज़्यादा काम करवाया जा रहा है तो आपको 50% तो नहीं पर 35% ग्रांट इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो भी आपकी सैलरी होती है उसके हिसाब से। क्योंकि गांधी जी ने कहा था अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं भैया स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा, और गांधी जी फाइनली स्ट्राइक पे बैठ गए थे जब तक वो मर ना जाए। इसलिए मिल वर्कर्स ने 21 दिन के बाद पूरी तरीके से आंदोलन ख़त्म किया और उनकी 35% सैलरी हाइक कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, और इस तरीके से मिल मजदूरों को भी फ़ायदा हुआ। तो ये गांधी जी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ एक मूवमेंट था। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 1918 दिसंबर में खत्म हो जाता है, जनवरी की शुरुआत में जैसे ही इंडिया के अंदर क्या कहते हैं आपके अंग्रेज आते हैं तो उन्हें पता चलता है गांधी जी आंधी जला के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले क्या पास करा, रॉलेट एक्ट पास करा मार्च के अंदर। रॉलेट एक्ट जैसे ही मार्च के अंदर पास करा तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया विदाउट एनी ट्रायल एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ द टेररिज्म, किसी भी व्यक्ति को अगर सरकार के खिलाफ कोई भी गतिविधि करते हुए पाया जाएगा तो बिना किसी ट्रायल के उस पर्सन को पकड़ लिया जाएगा और उसे कारावास में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए, उसे एक टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये उन्होंने बिल बनाया, क्योंकि मैंने क्या कहा, बिना बिल के कोई भी सरकार कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करती है, और यहाँ पे यही सीन हो रहा था। गांधी जी ने कहा ये तो बिल्कुल गलत है। गांधी जी अगेन 3 आंदोलन, 3 बार IAS क्रैक कर चुके हैं, सारी चीजें जान चुके हैं, कैसे जन समर्थन बैठाना है, कैसे जोड़ना है। तो गांधी जी ने कहा कि हम पूरी कंट्री के अंदर सत्याग्रह आप चलाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जल्दी हो गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज पूरे ऑर्गेनाइज्ड हैं। वैसे ही वॉर के अंदर उनका बहुत लॉस हो गया है ना वहाँ पे, इसी वजह से। सो दैट इज़ वाई देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन ऑफ कोर्स जब रॉलेट एक्ट पास हो गया है तो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स रुके नहीं। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे नेशनलिस्ट लोगों को मारना चालू कर दिया, और उसके बाद उसी टाइम पीरियड पे मार्शल लॉ जनरल डायर के द्वारा चला दिया गया। और यही जब जनरल डायर के द्वारा मार्शल लॉ चलाया गया तो वो सत्याग्रह का लॉस बहुत तगड़ा हुआ, और यहाँ पर गांधी जी जो थे पूरी तरीके से अब ये चीज़ देखते हैं कि यार अब ऐसे आंदोलन नहीं चल पाएगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ से नई कहानी शुरू होती है, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ तो सत्याग्रह चलाया गया, लेकिन जब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया जनरल डायर के द्वारा तो हालत बहुत ख़राब होगी। मार्च 1918 है ना, 1918 के अंदर 1919 के अंदर सॉरी मार्च 1919 के अंदर ये एक्ट पास किया गया था। अब अप्रैल के अंदर फिर मार्शल लॉ चालू कर दिया गया, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। देखो रॉलेट एक्ट में तो अगर आप कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी काम कर रहे हो तो सरकार आपको सस्पेक्टेड मानेगी और विदाउट एनी ट्रायल आपको जेल में डाल देगी, ऐसा होगा। लेकिन अगर मार्शल लॉ सामने आ जाता है तो मार्शल लॉ में तो अब 3-4 लोग एक साथ खड़े ही नहीं हो सकते, तो उन्हें गुंडा मान लिया गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी, तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा 4th होगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।